तो जे मीटर जैसे कि आपको पता है कि एक टूल है जो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। और उसका उसके अंदर हम लोग अपनी वेब पेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। हम उसके लोड और स्ट्रेस को टेस्ट कर सकते हैं। हम उसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर हम लोग अपनी एपीआई को भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फंक्शनल टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को जे मीटर आपने सेटअप नहीं होता, इसका एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग इसका डाउनलोड कर रखा है हम लोगों ने, जैसे जिप वर्जन। और जिप को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने से आपको यहाँ पर ये बिन मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको ये बैच फाइल मिल जाएगी जे मीटर की। इसको आप स्टार्ट करेंगे तो ये जे मीटर का आपका यूआई स्टार्ट हो जाएगा। अब जे मीटर पर काम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यूआई के थ्रू काम किया जाए, जैसे यूजर इंटरफेस आपके सामने खुल रहा है। एक नॉन यूआई के थ्रू भी हम लोग सीएमडी के थ्रू भी काम कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी काम कर सकते हैं। और उसके अंदर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, वो आगे की क्लासेस के अंदर हम लोग बताएंगे। अभी इनिशियली क्योंकि फर्स्ट क्लास हमारी हो रही है, तो इसमें हम लोग अभी यूआई का ही थोड़ा सा देखेंगे। और यूआई के अंदर भी आज का जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम लोग उसको यूज नहीं करते। मैं आपको पहले ये चीज बता दूं, ठीक है, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग जो यूज करते हैं वो रिकॉर्डर को यूज करते हैं, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ताकि उसका आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि भाई ये वाला प्रोसेस में और उस वाले प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपना ही वेबसाइट एक ले रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ ये मेरा बेस यूआरएल है। अब इस बेस यूआरएल के ऊपर हमारे अलग अलग लिंक्स पेजेस कॉल हो रहे हैं। जैसे ये डेवलपमेंट एक मॉड्यूल है, और डेवलपमेंट मॉड्यूल के अंदर एक ये बिजनेस सॉल्यूशन हमारा लिंक आ रहा है। ये हमारा लिंक पेज है। और इसी डेवलपमेंट के अंदर हमारा क्या हुए टेस्टिंग, हमारा ये भी हमारा एक लिंक पेज है। दोनों इस मॉड्यूल डेवलपमेंट मॉड्यूल के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेनिंग भी है। तो अगर हम यहाँ पर एक देखें तो हमारा सबसे पहले तो एक टेस्ट प्लान लिख कर आ रहा है। टेस्ट प्लान का अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम RM इन्फोटेक रख देता हूँ, कि मेरा टेस्ट प्लान RM इन्फोटेक है। टेस्ट प्लान के अंदर हम लोग एक थ्रेड ऐड कर रहे हैं, थ्रेड ग्रुप का नाम हम लोगों ने दे दिया फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट। बता रहा हूँ डेवलपमेंट। थ्रेड ग्रुप बेसिकली क्या होता है, थ्रेड ग्रुप हमारा, उसके अंदर हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट्स होती हैं जो कि हमको मॉनिटर करनी है, वो सारी रिक्वेस्ट हम लोग एक थ्रेड ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं। जैसे मैंने बोला डेवलपमेंट की जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको मेरे को इसके अंदर ग्रुप ग्रुप करना है, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट थ्रेड ग्रुप। अभी इस बाकी क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारा ऊपर सबसे पहले टेस्ट प्लान था, इस टेस्ट प्लान के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक लिखा है यूजर डिफाइंड वेरिएबल। देखिए आपका लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ यूजर डिफाइंड वेरिएबल। यूजर डिफाइंड वेरिएबल का सिंपल मतलब क्या हुआ, कि वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यू स्टोर करी जाती है। जैसे मैंने बोला नेम इज इक्वल टू पराग। अब पराग को अगर मेरे को बहुत सारी जगह यूज करना है, अब जैसे मैंने बोला एक ये थ्रेड ग्रुप मेरा बन गया डेवलपमेंट का थ्रेड ग्रुप। एक और मेरे पास यहाँ पर है ट्रेनिंग का थ्रेड ग्रुप। ये रहा, ये ट्रेनिंग। तो डेवलपमेंट के अंदर के पेजेस जिनके पास रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, ट्रेनिंग के अंदर के पेजेस जिसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें वापस जाता हूँ और मैं इसी टेस्ट प्लान के अंदर एक और राइट क्लिक कर रहा हूँ और एक और थ्रेड ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, और उसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ट्रेनिंग थ्रेड ग्रुप। ट्रेनिंग थ्रेड ग्रुप। तो अब आपको इतनी चीज से थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो रहा हो, तो आप देखोगे कि ये एक ऊपर तो प्रोजेक्ट का नाम आ गया RM इन्फोटेक, जो मेरा टेस्ट प्लान है। और उसके अंदर मेरे पास एक थ्रेड ग्रुप
मैंने बना दिया डेवलपमेंट से रिलेटेड, एक मैंने थ्रेड ग्रुप बना दिया ट्रेनिंग से रिलेटेड। क्लियर हो कितनी बात? हाँ, जिनके ऊपर मैं डेवलपमेंट से रिलेटेड रिक्वेस्ट भेजूंगा, इसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड रिक्वेस्ट भेजूंगा। ठीक है। अब इनके अंदर जो है, जो यूआरएल है, वो यूआरएल जो बेस यूआरएल है वो दोनों का सेम है। अगर आप देखो यहाँ पर कि इसका भी rminfotechsolutions.com बेस यूआरएल आ रहा है, यहाँ तक का सेम है। और ट्रेनिंग के अंदर भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इसका भी बेस यूआरएल सेम है, सेम है। ठीक है। तो अब हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो मैं यूआरएल हर एक का अलग अलग दोनों जगह डिफाइन करूं, तो ये हो जाए, है ना। और नहीं तो मैं एक ही जगह, जैसे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल होते हैं हमारे, लोकल वेरिएबल हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन कर देंगे तो उसका स्कोप इसके अंदर ही रहेगा, बाकी के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग उसको उसको इसमें में भी यूज करना चाहते हैं और इसमें भी यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको ग्लोबली टेस्ट प्लान के अंदर ही डिफाइन कर दें। हाँ, दोनों में एक ही बेस यूआरएल, या कुछ भी ऐसी कॉमन चीज जो मैं दोनों में यूज करना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसर्शन लगाना चाहते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। ठीक है। एसर्शन में मैं ये लगाना चाहता हूँ कि भाई मेरा को जो है स्टेटस जो है 200 आना चाहिए, सक्सेस कोड ये 200। अब उसको देखो करने के दो तरीके हैं, एक तो जो मेरा थ्रेड ग्रुप है उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूं और यहाँ पर भी ऐड, और ऐड करके यहाँ पर भी एसर्शंस, और एसर्शन में मैं यहाँ पर ऐड एसर्शन के अंदर रिस्पॉन्स एसर्शन ऐड कर सकता हूँ इधर। तो लेकिन रिस्पॉन्स एसर्शन जो अब ये ऐड हो रहा है वो किस वाले के लिए ऐड हो रहा है? डेवलपमेंट वाले के लिए ऐड हो रहा है, ट्रेनिंग वाले के लिए नहीं ऐड हो रहा। ट्रेनिंग वाले के लिए फिर से मेरे को राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर से मेरे को ऐड करना पड़ेगा, फिर से असर्शन पे जाना पड़ेगा, और फिर से रिस्पॉन्स असर्शन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि आप इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्स असर्शन बार बार सेट कर रहे हो दोनों के लिए। उसकी जगह अगर मैं एसर एसर्शन का मतलब होता है वैलिडेशन करना, कि जो मेरा वेब पेज है उसके अंदर एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने बोला कि जो मेरा वेब पेज है उसका जब हमारा रिस्पॉन्स आता है, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके बेसिस पर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो उस रिस्पॉन्स को मेरे को चेक करना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि वेब पेज को हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, उसमें एरर आ जाता है 404 पेज नॉट फाउंड ऐसे करके, वो तो उसे कहते हैं स्टेटस कोड। और अगर पेज सक्सेस आता है तो उसका भी स्टेटस कोड आता है, वो स्टेटस कोड होता है 200। ठीक है। तो वो मेरे को वैलिडेट करना है कि मैंने जिस पेज के ऊपर विजिट करा है वो पेज अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो उसका स्टेटस को 200 आना चाहिए। तो असर्शन का मतलब हो गया वैलिडेट करना। ठीक है। बाकी ये क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट क्लास है तो असर्शन वगैरह सब अच्छे से डिटेल में आएगा। अभी सिंपल एक बेसिक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो है कि अगर मैं असर्शन इसके ऊपर लगाता हूँ डेवलपमेंट के अंदर, तो वो इसके साथ ही इस वाले मॉड्यूल के साथ ही वर्क करेगा, डेवलपमेंट वाले मॉड्यूल के साथ। वो ट्रेनिंग के साथ नहीं। हाँ। लेकिन अगर मैं आर एम इन्फोटेक में जाकर भी देखिए, राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आर एम इन्फोटेक में जाकर, तो यहाँ पर भी देखिए मेरे को यहाँ पर भी एसर्शंस मिल रहे हैं। देखिए, तो एसर्शन मेरे को यहाँ पर भी मिल रहा है, इधर भी राइट क्लिक कर कर इधर भी मेरे को एसर्शन मिल रहा है। ठीक है ना। लेकिन उस केस में अगर मैं एसर्शन को ऐड कराऊंगा तो वो दोनों के लिए ऐड हो जाएगा ऐसे करके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब जैसे कि मैं मेरे को यहाँ पे तो ऐसी तरह से कोई भी चीज जो कॉमनली अगर मेरे को दोनों जगह इस्तेमाल करनी है अपनी, तो उसको मैं अलग अलग ना सेट करके यहाँ पर ही सेट कर सकता हूँ। जैसा आप देखो इसका एक और एग्जांपल, जैसे रिपोर्ट बनानी है। अब देखो मैं डेवलपमेंट थ्रेड मॉड्यूल के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड, और यहाँ पर ऐड के अंदर जाकर हम लोग यहाँ पर लिसनर, ये रहा लिसनर। लिसनर में जाकर यहाँ पर भी मैं देखो ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट ट्री। अगर मैं रिजल्ट ट्री पर क्लिक करूंगा यहाँ पर ऐसे, तो ये रिजल्ट ट्री इस वाले के साथ अटैच हो रहा है, नीचे वाले के साथ अटैच नहीं हो रहा। अगर मैं फिर से नीचे वाले के साथ राइट क्लिक करूं और फिर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लिसनर, तो ये दोनों के साथ अलग तो अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी रिपोर्ट अलग बने इसकी अलग बने, तो मैंने चलो अलग अलग कर दिया। अगर मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने यहाँ से भी डिलीट कर दिया, और अगर मैं बोलता हूँ मेरे को इन दोनों की कॉमन चाहिए, तो मैं ऊपर वाले पर राइट क्लिक कर कर ऐड, यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन आ रही है लिसनर,
तो ये दोनों के लिए इकट्ठा ऐड हो गया। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई RM इन्फोटेक पे जाकर मैं यहाँ पर ऐड करो, देखो यूजर वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, ऐड। और मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ बेस URL, कुछ भी नाम दे सकते हो आपको, मैंने यहाँ पर दे दिया बेस URL। ठीक है, एक बार इसको अगर आपको, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बेस URL। और बेस URL के अंदर अब यहाँ पर HTTP नहीं लिखा जाता, यहाँ पर खाली जो लिखा जाता है www लिखा जाएगा। अगर आप क्योंकि HTTP अपने आप ही रिक्वेस्ट, ये हमेशा HTTP अपने आप ही लेकर चलता है, तो डुप्लीकेट हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, तो हमेशा जब भी URL लिखें तो www.rminfotechsolutions.com, इसके साथ स्लैश भी मत लगाइए, कई बार बैक स्लैश लगा देते हैं। बैक स्लैश लगाने से क्या होगा, जब हम आगे यूआरएल ऐड, बेस लिंक यूआरएल ऐड करेंगे ना, तो उसके साथ भी बैक स्लैश लगाएंगे तो डबल बैक स्लैश हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसको नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक यूआरएल सेट, यहाँ पर मैंने एक बेस यूआरएल सेट कर दिया। अब ये बेस यूआरएल यहाँ पर इस लेवल पर सेट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह उसको यूज कर सकता हूँ। क्लियर बात? अब इस डेवलपमेंट थ्रेड के अंदर जाकर मेरे को रिक्वेस्ट ऐड करनी है। अभी मैं ये थ्रेड्स को, मैं बाद में आऊंगा इसके ऊपर, अभी सिंपल चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड, और ऐड में सैम्पलर, थ्रेड में जाकर ऐड कर रहा हूँ। और सैम्पलर के अगर डेवलपमेंट के अंदर ही यूआरएल को हमको ऐड करना है, तो वो अभी ऑप्शन हमारी आएगी जब हम सैम्पलर ऐड करेंगे, तब आएगी वो ऑप्शन। ठीक है, अभी आएगी वो ऑप्शन। तो उसके अंदर, उसके ऊपर मैं थ्रेड ग्रुप में जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड सैम्पलर। अब सैम्पलर का के अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पर देखिए सैम्पलर्स दे रखे हैं, जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं कि मेरे को पेज के ऊपर विजिट करना है, तो जब हम पेज को जब कॉल करते हैं तो वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है, HTTP टाइप की रिक्वेस्ट होती है। उसी तरीके से जैसे मेरे को फाइल अपलोड वगैरह करनी होती है तो FTP रिक्वेस्ट जाती होती है। अगर मेरे को किसी डाटाबेस से कनेक्शन करना होता है तो JDBC टाइप की रिक्वेस्ट जाती होती है। अगर मेरे को मेल सेंड करनी होती है तो JMS टाइप की रिक्वेस्ट जा रही होती है हमारे पास, या SMTP रिक्वेस्ट जा रही होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के सैम्पलर्स हमारे पास होते हैं। तो आगे चलकर धीरे धीरे करके हम सब देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन अभी जो मेन इम्पोर्टेंट हम लोगों को काम करना होता है वो HTTP रिक्वेस्ट वाले के ऊपर करना होता है। तो मैं HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को डेवलपमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक बिजनेस सॉल्यूशन है, क्या हुआ है, तो मैं बिजनेस सॉल्यूशन के नाम से बना देता हूँ इसे, कि मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो किसके पास भेज रहा हूँ, बिजनेस सॉल्यूशन के पास रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया बिजनेस सॉल्यूशन HTTP रिक्वेस्ट। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पर सर्वर में URL देना चाहते हो, यहाँ पर, वहां पर आपने अगर ऊपर सेट नहीं करा, आप इसका अलग करना चाहते हो, तो आपको फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा www.rminfotechsolutions.com, फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इधर सर्वर नेम के अंदर। HTTP अपने आप ही लेता है, तो अगर आपने ऊपर लिखा हुआ है तो फिर आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हो, तो आपको ये यूआरएल पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये चाहते हो कि इस रिक्वेस्ट के लिए अलग यूआरएल जाए तो आपको यहाँ पर यूआरएल लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमने क्योंकि ऑलरेडी वहां पर डिफाइन कर दिया है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को मेरे को यहाँ पर यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डॉलर सिंबल बनाते हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट, और वेरिएबल का नाम मैंने दिया था बेस यूआरएल, करली ब्रैकेट क्लोज। ये सिंटैक्स का पार्ट है, नहीं, ये सिंटैक्स का पार्ट है कि जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, जिस भी लेवल पर डिफाइन कर रहे हो, चाहे इस लेवल पर डिफाइन कर रहे हो चाहे इस लेवल पर डिफाइन कर रहे हो, उसकी वैल्यू को एक्सेस अगर हमको करना है तो उस वेरिएबल को कॉल करना है मेरे को।
तो उस वेरिएबल को कॉल करने का सिंटैक्स यही है कि आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर डॉलर करली ब्रैकेट्स के बीच में वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। कौन सा यूआरएल? ये ये तो हमको रिक्वेस्ट हमने है ना, तो ये बेस यूआरएल है। अब उसके बाद यहाँ पर आती है कि हमको किस टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है। गेट है, पोस्ट है, पुट है। गेट का मतलब होता है कि वेब पेज से इंफॉर्मेशन को फेच करना है, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है कि मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे न्यू यूजर क्रिएट करना है तो इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है मेरी, ठीक है। पुट का मतलब होता है अपडेट करना, जैसे मेरे को कुछ अपना यूजर नेम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो इन्फॉर्मेशन न्यू ऐड नहीं हो रही है, वो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम लोग कभी गेट ही रहने देते हैं। अब पाथ के अंदर भी देखिए मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ कि बिजनेस सॉल्यूशन का जो मेरा ये मेरा पाथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंट्रोल सी, ठीक है, ये मेरा पाथ है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर हार्ड कोड कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इसको भी हार्ड कोड कर सकते हैं कि यहाँ पर भी मैं यूआरएल लिख सकता हूँ www.rminfotechsolutions.com, तो ऊपर नहीं डिफाइन करा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने उसको डिफाइन कर दिया इधर डायरेक्टली, और इधर भी मैंने पाथ, नहीं तो पाथ के लिए भी बेटर वे जो रहता है, क्योंकि इसको हम लोगों को मल्टीपल जगह यूज करने की जरूरत पड़ सकती है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड कोड कर दूंगा तो फिर इसी पेज के ऊपर यूज होगा, बाकी जगह यूज नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए बेटर वे जो है वो ये रहता है कि जो आपने थ्रेड ग्रुप यहाँ पर बनाया है, डेवलपमेंट का थ्रेड ग्रुप, उसमें जाकर राइट क्लिक करिए फिर से, और यहाँ पर ऐड में जाएंगे, तो ऐड में जाकर आपको यहाँ पर कॉन्फिग एलिमेंट नजर आएगा, ऐड कॉन्फिग एलिमेंट, और कॉन्फिग एलिमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में नजर आ रहा है यूजर डिफाइंड वेरिएबल। तो ये भी जो है वेरिएबल है, लेकिन अब ये कहाँ के लिए डिफाइन हो रहा है, ये इस थ्रेड ग्रुप के लिए खाली डिफाइन हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यूजर डिफाइंड वेरिएबल के ऊपर, और यहाँ पर फिर से आपके पास एक ऐड बटन आ जाएगा, ये ऐड, ऐड पर क्लिक करते हैं, और इसका वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ बिजनेस सॉल्यूशन। हाँ, इसी के लिए बी एस ओ एल कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऐड कर दिया, तो मैंने यहाँ पर दे दिया वेरिएबल नाम बी एस ओ एल, ठीक है। और उसके अब इसका सेव तो हमारा अपने आप ही, जब यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, सेव की ऐसे ऑप्शन नहीं आती कि सेव करना है। और उसके बाद वापस अब यहाँ पर जाते हैं, और अब इस पाथ के अंदर फिर से उसको यूज करना है, तो डॉलर करली ब्रैकेट स्टार्ट बी डॉलर, समझ में आएगी बात, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने इस डेवलपमेंट थ्रेड ग्रुप के अंदर एक रिक्वेस्ट ऐड कर दी इस पेज के लिए, जिसके अंदर ये यूआरएल यहाँ से आ गया, और बी सॉल्यूशन यूजर डिफाइंड वेरिएबल से आ गया, ये आ गया बी एस वाई। अब इसी थ्रेड ग्रुप के अंदर जाकर अगर मैं एक और सैम्पलर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए फिर से मैंने राइट क्लिक करा, ऐड सैम्पल, हाँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो पेजेस है ना, एक एक क्या हुआ है, तो इसी थ्रेड ग्रुप डेवलपमेंट वाले में ऐड करा जाएगा, राइट क्लिक, ऐड सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट, फिर से ऐड कर रहे हैं, इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर मैंने वहां पर ऊपर नहीं बनाया होता ग्लोबल, तो यहाँ पर मेरे को फिर से वेबसाइट का नाम पूरा लिखना पड़ेगा www। अब मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं फिर से डॉलर करली ब्रैकेट और बेस यूआरएल लिख दूंगा बस यहाँ पर ऐसे,
पाथ के अंदर यूजर वेरिएबल जो मैंने बनाया था ऊपर, उसके अंदर एक और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे देते हैं क्या हुए, और फिर से इसको यूज करना है वहां पर, तो ऐसे डॉलर कर्ली ब्रैकेट क्या हुआ। तो अब आपके सामने मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर एक सामने आ गया। अभी ट्रेनिंग थ्रेड ग्रुप के अंदर भी ऐड कर लेंगे बाद में, पहले इतने को देखते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब अगर इतने को रन कराना है, अभी हमारे थ्रेड ग्रुप के अंदर वन यूजर ही विजिट कर रहा है, मतलब कि इन दोनों पेजेस को जो विजिट कर रहा है वो वन यूजर ही विजिट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो अभी ये रिक्वेस्ट एक बारी एग्जीक्यूट होगी। तो उसके लिए अब मेरे को टेस्ट प्लान को अगर चलाना है तो टेस्ट प्लान के अंदर दोनों चल जाएंगे, अगर इसमें भी और इसमें भी ये दोनों जगह है तो दोनों चल जाएंगे। और खाली इसी वाले थ्रू ग्रुप को ही चलाना है तो इसको ऊपर सेलेक्ट करके इसको प्ले कर देते हैं। तो अभी मेरा नीचे तो कुछ है नहीं ट्रेनिंग थ्रेड ग्रुप के अंदर, तो इस वाले को ही प्ले करवा सकते हैं। क्लियर? तो एक बार रन करा देते हैं। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, तो सेव भी कर सकते हैं फाइल को फ्यूचर पर्पज के लिए, लेकिन अभी नो कर देता हूँ ये यहाँ से। अब इसमें एक्चुअल वेबसाइट ओपन नहीं होगी, वो तो सिलेनियम के थ्रू होती है जब हम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर खाली बैकग्राउंड के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी और आपका वो आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स लेकिन यहाँ पर हमको तो कुछ नजर नहीं आ रहा रिस्पॉन्स आता हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कोई रिपोर्ट ऐड नहीं करी है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट ऐड होगी तभी वो उसके अंदर हमको वो विजिबल होगा कि भाई रिक्वेस्ट क्या गई और क्या रिस्पॉन्स हमारे को वापस आएगा। तो उसके लिए अब हमने जैसे बोला कि या तो अलग अलग के लिए लिस्ट है ना, आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो कॉमनली ऐड कर सकते हो। तो मैंने कॉमनली चलिए ऐड कर देते हैं। तो ये टेस्ट प्लान में गए, ऐड पर गए, और ऐड में जाकर हम लोग यहाँ पर लिसनर में जाते हैं। और इसमें बहुत सारी तरीके की रिपोर्ट्स होती है हमारे पास, वो सब चीज़ हम लोग डिटेल में आगे चलकर डिस्कस करेंगे सब चीज़ें। अभी आज फर्स्ट क्लास है तो उसमें अभी मैं सिंपल एक पहली वाली ले रहा हूँ, ट्री रिजल्ट। तो इसमें टेबुलर फॉर्मेट में हमारे को रिजल्ट मिल जाता है ऐसा। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको एक बार दोबारा से रीरन करते हैं। मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को सेव नहीं करना, सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से ही चल रहा है एग्जीक्यूशन, ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ से इसने एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर रिजल्ट्स में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसने बिजनेस सॉल्यूशंस और क्या हुए HTTP को उसने रन करवाया, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास ये रिस्पॉन्स कोड ये देखिए 200 आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि ये रिक्वेस्ट गई है, URL के ऊपर देखिएगा, ये बेस URL आ गया हमारा और ये लिंक पेज आ गया हमारा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। और रिक्वेस्ट ये हमारे ये हेडर आ रहा है, ये उसकी रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है। बाकी आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये कितना लोड टाइम कितना लगा इसके अंदर, ये सब चीज़ें हम एसर्ट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। लेटेंसी कितनी आई हमारे पास, ठीक है। या हमारे पास यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स कोड 200 हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके, लेकिन ये भी कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, वन टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों वन टाइम रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम इसको क्लियर कर सकते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक क्लियर का ऑप्शन आता है, क्लियर से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट। अब हम वापस से थ्रेड ग्रुप में चलते हैं, और थ्रेड ग्रुप में फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 2 यूजर आ रहे हैं 4 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि हमेशा 4/2 करा जाता है। जो नीचे का पीरियड होता है ना, देखो रूल हमेशा क्या कहता है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि सेकेंड्स डिवाइड बाय यूजर होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 4/2। तो मतलब कि ये जो 2 यूजर आ रहे हैं, इन ये जो पेज को विजिट कर रहे हैं, इस वाले पेज को कितनी बार विजिट कर रहे हैं, एक ही बार विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा 1,
तो मतलब कि जो दो यूजर आ रहे हैं वो एक एक बार इस पेज को विजिट कर रहे हैं, बिजनेस वाले को भी क्यूए वाले को भी वन वन टाइम विजिट कर रहे हैं। और ये जो दो यूजर्स आ रहे हैं, इन दोनों के में जो ये टाइम इनको लग रहा है इस पेज को विजिट करने में, मतलब कि वो पेज को पर क्लिक करेगा, लोड होगा, वो जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, मतलब कि 4/2 हो गया। अगर मैं यहाँ पर यूजर को इंक्रीज कर देता हूँ तो उसका मतलब कि ये और फास्ट हो रहा है, और यूजर को इंक्रीज करूंगा तो मतलब कि ये और फास्ट होता जा रहा है इसका मतलब। तो तो ये चीज आपको देखनी है कि मेरे को ये वाली जो वैल्यू है वो इससे नीचे, वो इससे डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब कि हमको ये चीज जितनी इंक्रीज बढ़ेगी और ये जितनी छोटी होगी उतना पीरियड ऑफ पेज लोडिंग इस कम होता जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग 2 कर देते हैं यहाँ पर, तो इस मतलब कि दो यूजर आ रहे हैं, 2 सेकंड्स का टाइम है दोनों के पास पेज को लोड करने में, और दो ही रिक्वेस्ट जानी है, एक एक बार जानी है, दो रिक्वेस्ट। ठीक है। तो अब इसको फिर से एक बार रीरन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे 2 टाइम्स आ रही है, 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। ठीक है। तो ये दो यूजर्स के लिए हो रहा है, ये पहले यूजर के लिए आई, ये दूसरे यूजर के लिए आई। इसी तरीके से अगर हम वापस से जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं, और फिर से हम लोग जाते हैं इसके अंदर, और हम बोलते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो अब इसका मतलब कि ये दो यूजर उस पेज को दो दो बार विजिट कर रहे हैं, तो मतलब कि अब यहाँ पर 4 रिक्वेस्ट हो गई मेरे पास। नहीं, रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट 4 हो गई, मतलब कि एक यूजर उस पेज को 2 बार विजिट कर रहा है। आप जैसे आए मेरी वेबसाइट के ऊपर, ध्यान से देखिए, आप मेरी वेबसाइट पर आए, आपने एक बार इस पर क्लिक करा, ठीक है, और उसके बाद आपने ये फर्स्ट टाइम विजिट को देखो, कॉन्टेक्ट अस आ रहा है, तो मतलब कि कॉन्टेक्ट अस पहली बार में आया। अगर मैं इसी पेज को दोबारा से एक बार और एंटर कर दूं, ये देखो, ये इसको मतलब कि दूसरी विजिट है ये आपकी, ये देखो, ठीक है। तो ये दोबारा से आया कॉन्टेक्ट अस। तो मतलब कॉन्टेक्ट अस तभी आता है जब पेज लोड होता है, हमने जो लगा रखा है, लॉजिक को लगा रखा है कि जब पेज लोड होगा तो कॉन्टेक्ट अस आएगा। तो कॉन्टेक्ट अस पहली बार में आया था, फिर दूसरी बार में, तो समझ लीजिए पेज 2 बार विजिट हो रहा है, आप ही, और आप ही के मशीन से, मतलब कि आप ही का आईपी एड्रेस से विजिट हो रहा है, मतलब आप ही यूजर हो उसके, 2 बार विजिट हुआ। ठीक है। तो ठीक है। और वैसे ही मैं भी आया हूँ, मैं अपनी मशीन से एक्सेस कर रहा हूँ सेम वेबसाइट को, और मैं भी इसी तरीके से इस पर जा रहा हूँ, तो एक बार मैं भी विजिट कर रहा हूँ, और फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो फिर से मैं इसको, लेकिन मेरी सेकंड विजिट काउंट होगी इस पेज के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि ये दो यूजर आ रहे हैं, और वो जो मेरे यहाँ पर जो सैम्पलर रिक्वेस्ट हैं, तो इस पेज पर भी 2 बार जा रहे हैं, इस पेज पर 2 जा रहे हैं, तो मतलब कि टोटल रिक्वेस्ट 4 रिक्वेस्ट हो गई। और अब ये पीरियड जो है वो उस 4 रिक्वेस्ट के अंदर डिवाइड होगा, तो यहाँ से भी उसका डिफरेंस आएगा टाइम का, क्योंकि अभी दो यूजर एक ही बार विजिट कर रहे थे, तो दो रिक्वेस्ट आ रही थी 4 सेकंड के बीच में टाइम इंटरवल के अंदर, और अब दो यूजर दो दो बार पेज को रिक्वेस्ट को विजिट कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि अब पेज के अंदर जो है टाइम वही लिखा हुआ है 4 सेकंड, तो मतलब कि जो पहले 2 मिनट का टाइम मिल रहा था उनको, वो 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम हो गया, सॉरी। तो मतलब कि ये जो है, ये जो हमको डिपेंड कर रहा है कि हमारा पेज कितने टाइम में लोड हो रहा है, वो नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिवाइड हो रहा है। अब फॉर्मूला क्या बन गया, सेकंड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूजर्स इनटू लूप। तो पहले क्या था, 2 × 1, 2, और 4/2, ये हो गया था फॉर्मूला। अब क्या हो गया, 2 × 2, और 4/4 हो गया। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा, तो मतलब कि दो यूजर एक पेज को 3 बार विजिट कर रहे हैं,
तो 2 × 3 6 हो गया, और 4/6 हो गया। तो इसका मतलब कि ये आ रहा है, तो ये रैंप अप पीरियड डिवाइड बाय यूजर्स इनटू लूप, ये फॉर्मूला हो गया। समझ गए? ठीक है, तो इसको 2 ही रख देते हैं। तो 2 यूजर 2 बार यहाँ पर। अब एक और चीज में ऐड करते हैं इसके अंदर, देखिए अब क्या है कि मैंने जब यहाँ पर इस पेज को विजिट करा फॉर एग्जाम्पल, तो विजिट करने के बाद दोबारा से जब मैं इस पेज को विजिट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर तो कुछ कुछ सेकंड्स का टाइम होगा ना, जैसे आपने इस पेज को लोड करा है ना, ये पेज को, तो पेज को लोड करने के बाद आप उस पेज को दोबारा से लोड कर रहे हो, तो उसके लिए ऊपर जाओगे, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर उसको एंटर करोगे, तभी दोबारा से लोड होगा। तो मतलब कि 2 रिक्वेस्ट के बीच में भी तो गैप आ रहा है। एक ही यूजर 2 पेज, इस पेज को 2 बार विजिट कर रहा है, लेकिन पहली विजिट और दूसरी विजिट के बीच में भी थोड़ा सा गैप इंटरवल आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो उसको भी तो हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई ये जो है, ये जो रिक्वेस्ट 2 बार रिक्वेस्ट आ रही है, इन दोनों के बीच में भी तो कुछ गैप होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पर बिजनेस सॉल्यूशन वाले पर जा रहे हैं, जो हमने यहाँ पर सैम्पलर ऐड कराया था। राइट क्लिक कर रहे हैं, ऐड टाइमर, यहाँ पर देखिए टाइमर आ रहा है। अब टाइमर के अंदर अभी तो मैं कांस्टेंट टाइमर का मतलब कि मैं फिक्स कर रहा हूँ, नहीं तो रैंडम वगैरह, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फिक्स, एक एवरेज भी निकाल सकते हैं कि एक पेज पर बंदा 15 सेकंड वेट कर रहा है, और फिर दोबारा से उसको लोड करेगा, दूसरे पेज पर जाना, तो उसके अलग अलग टाइमर होते हैं हमारे। लेकिन अभी मैं कांस्टेंट टाइम सेट कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट टाइम जो सेट हो रहा है, ये 2 रिक्वेस्ट के बीच का टाइम है। तो कांस्टेंट टाइम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ बिजनेस कांस्टेंट टाइमर, और यहाँ पर ये डिले लिखा हुआ उसने मिली सेकेंड्स का, 300 मिली सेकेंड, बाकी आप अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो इसको मतलब कि 300 मिली सेकेंड्स का डिले है दूसरी रिक्वेस्ट के ऊपर जाने से पहले। हाँ, अभी ऐड करा है ना आपके सामने यहाँ पर। ये मैंने इस पर राइट क्लिक करा था, यहाँ पर राइट क्लिक, और फिर टाइमर, टाइमर में कांस्टेंट टाइमर ऐड करा मैंने, ऐसे। ठीक है, वैसे ही ये किया हुए रिक्वेस्ट जो है, ये रहा, उसके अंदर भी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड टाइमर, ये रहा, और टाइमर के अंदर जाकर मैं इसके अंदर भी एक कांस्टेंट टाइमर ऐड कर रहा हूँ। तो इसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ क्या वो ए कांस्टेंट टाइमर, बाकी टाइम अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा से अगर देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड ऊपर वाला डेवलपमेंट वाले के अंदर 2 यूजर्स आ रहे हैं 4 सेकंड के अंदर, जो कि 2 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट और दूसरे रिक्वेस्ट के बीच में 300 मिली सेकेंड्स का गैप होगा। ये मतलब हो गया इसका, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको। यहाँ पर टाइम चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो हमारे यूजर्स रिक्वेस्ट आई हैं, वो हर एक यूजर ने, 2 यूजर ने हर पेज को 2-2 बार एक्सेस करा है। तो पहले यूजर ने 2 बार एक्सेस करा, दूसरे यूजर ने 2 बार एक्सेस करा, ऐसे। और अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बीच में गैप लगा रखा है, तो ये फ्रीक्वेंसी में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा बिजनेस सॉल्यूशंस जो है वो 1 2 3 4, और क्यूए भी 1 2 3 4, दोनों 4-4 बार कॉल हो रहे हैं, कि एक यूजर ने 2 बार कॉल करा। लेकिन यहाँ पर जो है ये कॉलिंग के अंदर उसने अपने आप ही है ना चेक करा कि भाई ये पहला जो है दूसरा यूजर जो भी है वो
बिजनेस सॉल्यूशन वाला हो सकता है पहले कॉल हो रहा हो क्या हुआ सॉल्यूशन को, कि पेज के हो सकता है साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा हो कि वो कैसे कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से ये रैंडमली अपने हिसाब से उसने कॉल कर कर आपको दिखा दिया। क्लियर बात? ठीक है। अब अब इसी के अंदर ही अगर मैं जैसे आगे बढ़ूं तो मैं ट्रेनिंग वाला जो मैंने ग्रुप बनाया था उसके अंदर भी जाकर हम लोग ऐसे ही सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं कि राइट क्लिक करा, ऐड सैम्पलर, HTTP रिक्वेस्ट सैम्पलर, इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि ये जावा हो गया। ठीक है। अब ये वाला जो है ये अलग थ्रेड ग्रुप है, लेकिन जो बेस यूआरएल है वो दोनों का सेम है। देखो ऊपर वाला तो मैंने ऊपर तो ये दोनों मॉड्यूल आरएम इन्फोटेक से आ रहे हैं। तो आरएम इन्फोटेक में मैंने जो वेरिएबल सेट कर रखा है उसकी वैल्यू को मैं ट्रेनिंग थ्रेड ग्रुप के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ये मतलब हुआ इसका डॉलर बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल दोनों का सेम होगा ऐसे, पाथ लेकिन अलग हो जाएगा। तो पाथ के लिए फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करें और कॉन्फ़िग एलिमेंट और यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। अब ये इस वाले के लिए आ रहा है और ऐड, इसका नाम दे देते हैं हम लोग जावा। तो मैंने दूसरा भी ऐड कर देते हैं। एक और मैं ले लेता हूँ इसमें टेस्ट। अब वापस से जाके रिक्वेस्ट में बेस यूआरएल तो यहाँ से आ गया और पाथ के अंदर डॉलर कर्ली ब्रैकेट जावा वेरिएबल जो मैंने बोला था वो आ गया यहाँ पर ऐसे। ठीक। अब क्योंकि मैंने जो है थ्रेड ग्रुप यहाँ पर जो बना रखा है वो ट्रेनिंग थ्रेड ग्रुप है, तो यहाँ पर भी आप यूजर्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग होगा, उसके लिए अलग होगा। अब इसके लिए हो सकता है आप बोलो कि मेरे को यहाँ पर जो है 3 यूजर्स आ रहे हैं, 6 सेकंड्स में आ रहे हैं और वो एक पेज को एक ही बारी फॉर एग्जांपल विजिट कर रहे हैं। हाँ 3 यूजर एक एक बार, तो वही हो गया ना 3 into 1 और 6/3। और इनके और अगर आप इसमें ऐड करते हो कि मेरे को ये बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या 3 बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो इसका मतलब कि 3 3 9 9 रिक्वेस्ट जा रही हैं 6 सेकंड के अंदर। और तो मतलब कि टोटल जो रैंप अप का मतलब है जो भी कि फाइनल की जो सब चीजें खत्म करनी है वो 6 सेकंड में खत्म करनी है। अब चाहे मैं इसके अंदर 30 भी लिख दूं तो इसका मतलब कि 90 रिक्वेस्ट आ रही है 6 सेकंड में, 6 सेकंड में ही खत्म करनी है सब चीजें। तो जितना आप इसको और इसको इंक्रीज करते जाओगे उतना मतलब कि आपका आप और ये टाइम कम होता जाएगा, तो मतलब कि उतना ही स्पीड उतनी वेबसाइट फास्ट चल रही है। नहीं तो वो अगर वो उतने में नहीं देगा तो रेड मार्क कर रहा है, तो उसका मतलब कि वो रिक्वेस्ट नहीं हैंडल कर पा रहा, लोड नहीं ले पा रहा उतने टाइम के अंदर। ठीक है। और जब भी हम लोग ये इंक्रीज करते हैं ना ये कि 3 3 रिक्वेस्ट भेजिए, तो इनके बीच में भी टाइम इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि एक यूजर एक साथ में 3 रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, एक और दूसरे के बीच में कुछ थोड़ा सा टाइम होगा, तो उसके लिए हमेशा एक टाइमर ऐड करना चाहिए। हाँ गैप के लिए वो यहाँ पर जैसे दोबारा से ऐड कर रहा हूँ इसमें ऐसे। तो देखिए इसलिए दोबारा से यहाँ पर भी देखिए रिपीट हो गया। वैसे यहाँ पर थ्रेड ग्रुप में गए, यूजर्स ऐड हो गए, रैंप अप पीरियड ऐड हो गया, लूप ऐड हो गया। उसके अलावा सैम्पलर ऐड हो गया, सैम्पलर में ग्लोबल वेरिएबल से वैल्यू आ गई, ये लोकल वेरिएबल से वैल्यू आ गई। गेट टाइप की रिक्वेस्ट में डाटा भी फेच कर रहे हैं खाली। ठीक है। और ये लोकल वेरिएबल के लिए वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर रखी है और कांस्टेंट टाइमर ऐड करती है इसको। क्लियर हो गया? इसी तरीके से एक और सैम्पलर ऐड करना है, तो थ्रेड ग्रुप में वापस गए, सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट
इसका नाम हम लोग टेस्टिंग कर देते हैं। बेस यूआरएल के अंदर वही आएगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट बेस यूआरएल कर्ली ब्रैकेट क्लोज ऐसे, और पाथ के अंदर मैंने यहाँ पर इसका बना रखा है लोकल वेरिएबल ऑलरेडी, डॉलर कर्ली ब्रैकेट टेस्टिंग। तो ये मैंने यूजर डिफाइंड वेरिएबल यहाँ बना रखे हैं, ये टेस्टिंग जावा। तो यहाँ पर ये टेस्टिंग आ गया, बेस यूआरएल ऊपर से आ गया यहाँ से, क्लियर। और बस बाकी तो ये हमारे, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर हो गया कि इस थ्रेड ग्रुप में ये 3 यूजर जो है वो इस पेज पर भी जाएंगे और इस पेज पर भी जाएंगे, दोनों पेजेस पर जाएंगे, और दोनों पेजेस के ऊपर जाकर वो 3 बार रिक्वेस्ट को भी भेजेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ द पेजेस का भी इंपॉर्टेंस आ गया अब यहाँ पर, कि ये एक पेज के ऊपर 3 बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, इस पेज पर भी और इस पेज पर भी, क्लियर। और बाकी इसके अंदर भी आप टाइमर ऐड, क्योंकि इसमें भी 3 बार भेजेगा कांस्टेंट टाइमर, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा हो गया टेस्ट ऐसे। तो ऐसे देखिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, ये दोनों का कॉमन रिजल्ट आ गया ऐसे। तो ऐसे हम कितने भी ऐड कर सकते हैं ऐसे, और इसके अंदर हम लोग ऐसे रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं ऐसे, ये रिक्वेस्ट, ये और साथ में यूजर वेरिएबल ऐसे। अब इसको रन कराएंगे तो अब ये वाला और ये वाला दोनों रन हो जाएगा। ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं, फिर से रन कराते हैं। ऊपर से यहाँ से ये दिख रहा है, ये चलता हुआ यहाँ से नजर आएगा आपको ट्री के अंदर। जब ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा तो आपको यहाँ पर रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे पेजेस उसने विजिट कर रहा है, इस तरीके से, क्लियर है बात। अब इस, हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर ही फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ इस थ्रेड ग्रुप के अंदर कि मेरे को इसके ऊपर देखो कॉमन कुछ एसर्शन लगानी है, बाकी एसर्शन वगैरह बहुत सारी होती है, उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक सिंपल आपको एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो क्या होता है कि आप जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर राइट क्लिक कर कर देखो, हर हर लेवल के ऊपर कराया जा सकता है काम। यहाँ पर भी हम लोग एसर्शंस ऐड कर सकते हैं। तो ये खाली फिर इसके लिए ऐड होगी, इस वाले के लिए ऐड होगी, नीचे वाले के लिए नहीं ऐड होगी। अगर मैं इसके लिए ऐड करूंगा तो इस वाले के लिए ऐड होगी, ऊपर वाले के लिए ऐड नहीं होगी। अगर मैं थ्रेड ग्रुप में जाकर ऐड करता हूँ, ठीक है, एसर्शन देखिए यहाँ पर भी ऐड हो रही है, तो फिर वो इस पूरे दोनों के लिए ऐड हो रही है, इसके लिए भी इसके लिए भी। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा ऊपर इधर, तो फिर ये इस वाले थ्रेड ग्रुप के, इस वाले थ्रेड ग्रुप के लिए, सबों के लिए ऐड होगी। तो अभी पहले जैसे फॉर एग्जांपल हम HTTP वाले जावा के लिए ऐड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड एसर्शन, और ऐड एसर्शन के अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ रिस्पॉन्स एसर्शन, रिस्पॉन्सिव सेशन ऐड कर देते हैं। और रिस्पॉन्स एसर्शन के अंदर अक्सर हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड को एसर्ट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं किसके लिए देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ जावा के लिए देख रहा हूँ रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। और रिस्पॉन्स कोड के अंदर हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं कि भाई कंटेन्स या मैचेस, कुछ भी अंतर होता है। ऐसे तो कंटेन्स, कंटेन्स के अंदर मतलब कि वो भी होना चाहिए, कुछ और चीज भी हो सकती है, और मैचेस के अंदर परफेक्ट मैच होना चाहिए। मैं कंटेन्स कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 201 कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारा जो स्टेटस कोड आ रहा है वो आ रहा है 200, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को जो मिलना चाहिए रिस्पॉन्स कोड वो 201 मिलना चाहिए, ताकि वो फेल हो जाए। मेरे को इसको फेल ही दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको दोबारा से। तो मैंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स एसर्शन ऐड कर दी,
किसके लिए ऐड कर रखी है? जावा वाले के लिए ऐड कर रखी है। रन करके देखते हैं दोबारा से। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जावा वालों में ही एरर आ रही है खाली, बाकियों में नहीं आ रही है, क्योंकि एसर्शन जो लगा है जावा वाले के साथ ही लगा है। और यहाँ पर हमारे को जो रिस्पॉन्स कोड आ रहा है वो 200 आ रहा है, ठीक है। और ये बाकी HTML का कोड आता है, ये हेडर आ गए, ये हमारी रिस्पॉन्स की बॉडी आ गई, बाकी ये रिक्वेस्ट है, ये हमारा। और इसके अंदर जाकर हम लोग अगर इसको देखें तो यहाँ पर मेरे को फेलियर मैसेज भी मिल रहा है। वो बोल रहा है कि एसर्शन फेलियर मैसेज, टेस्ट फील्ड कोड एक्सपेक्टेड कंटेन्स 201, लेकिन वो है नहीं। लेकिन अगर मैं यही वाला फॉर एग्जांपल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रिस्पॉन्स जावा रिस्पॉन्स एसर्शन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, और मैं इसी एसर्शन को फॉर एग्जांपल टॉप लेवल पर लगा देता हूँ, या चलो पहले थ्रेड लेवल पर लगा देता हूँ, थ्रेड ग्रुप। फिर से मैं थ्रेड ग्रुप के ऊपर ही लगा रहा हूँ, ऐड एसर्शंस रिस्पॉन्स एसर्शन, रिस्पॉन्स कोड कंटेन्स ऐड 201, जानबूझ कर रहा हूँ ताकि एरर आए। तो अब मैंने ये रिस्पॉन्स एसोसिएशन जावा पर नहीं लगाया, मैंने इसको थ्रेड ग्रुप पर लगा दिया। अब रन कर देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये टेस्टिंग वाले को भी फेल कर रहे थे। तो इसका मतलब कि ये जो एसर्शन अब लग गया वो इस वाले के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और इस वाले पर भी अप्लाई हो रहा है, दोनों पर अप्लाई हो रहा है कॉमनली, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें और इसमें दोनों के अंदर मेरे को 201 आना चाहिए, जबकि नहीं आ रहा। तो वो टेस्टिंग वाले के अंदर भी सेम एरर मैसेज मेरे को मिलने लगा। क्लियर है? तो अब ये लेवल के ऊपर, तो ये बेसिकली लेवल समझ। और वही अगर मैं असर्शन अगर ऊपर से टॉप में लगा दूंगा तो वो दोनों वाले के अंदर काम करने लगेगा। तो जैसे कि मैं इसको फिर से रिस्पॉन्स असर्शन को ऐसे हटा देता हूँ, तो वैसे रिपोर्ट भी आप अलग अलग बना सकते हो दोनों के। अभी तो कॉमनली आ रही है दोनों की इकट्ठा। तो अगर यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ आर्म इंस्पेक्ट लेवल के ऊपर ऐड assertions response assertion response code contains add 201, तो आप यहाँ पर देखोगे सभी फेल हो रहे हैं जितने भी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब क्योंकि लेकिन अभी वैलिडेट सही करते हैं, लेकिन अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो 200 चाहिए ना, 200 होना चाहिए। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने भी रिक्वेस्ट में भेज रहा हूँ सबका रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स कोड है वो 200 होना चाहिए, यही मतलब है। तो अब क्या होगा कि ये वैलिडेट हो जाएगा कि अगर सबका जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो 200 आ रहा है, तो इसका मतलब कि वैलिडेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसी के अंदर ही टॉप लेवल के ऊपर, तो एक कॉमन हो गया, इसी का ही टॉप लेवल के ऊपर अगर मैं फिर से एक और एसर्च लगा देता हूँ और इसमें साइज एसर्शन लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और साइज के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये हमारा जो होना चाहिए रिस्पॉन्स जो होना चाहिए, फुल रिस्पॉन्स जो हमारा होना चाहिए, एक तो वो रिस्पॉन्स हमारा, या फिर हमारे पास रिस्पॉन्स हेडर
या रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स कोड, बहुत सारे आ रहे होते हैं। तो रिस्पॉन्स बॉडी ही ले लेते हैं। रिस्पॉन्स बॉडी मीन्स जो इमेजेस आती हैं पेज के ऊपर, जो वीडियोस आते हैं, भले पूरे रिस्पॉन्स की बॉडी, जो हमारा पूरा पेज की बॉडी है, उसका जो साइज है वो फॉर एग्जांपल 400 बाइट्स से कम होना चाहिए। अब ये भी चीज देखिए, लोड के अंदर जब हम वेब डिजाइनर डेवलपमेंट वाला जब काम करता है, तो तो वो क्या करते हैं, वो अपने वेब पेज के ऊपर इमेजेस वगैरह डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फॉर्म को फिलअप करते हो और वो बोलते हैं कि अपना सिग्नेचर अपलोड करो, अपना अपनी इमेज अपलोड करो, तो उसके अंदर वो साइज देखते हैं कि भाई ये इतने केबी से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस भी डाल देंगे तो उनकी साइट बहुत स्लो हो जाएगी। वैसे ही हमारा जो वेब डेवलपर्स होते हैं, वो भी जब हमारे लोगो इमेजेस वगैरह डालते हैं तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई ये चीज इतने बाय इतने साइज की होनी चाहिए और इतना उसका उसका होना चाहिए, तो पेज क्या होता है, स्लो हो जाएगा लोडिंग के अंदर। तो वो मेरे को फॉर एग्जांपल वो चीज मेरे को वैलिडेट करना है कि भाई ये जो टोटल पेज का जो भी मेरे को रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है वो 400 बाइट से कम होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल लेस होनी चाहिए। क्लियर हुआ, ये मेरे को वैलिडेट करना है। तो अगर कुछ वो ज्यादा आएगी तो मैं उस पेज को फेल कर सकता हूँ कि ये पेज को के अंदर जो भी आपने कंटेंट डाला हुआ है उसको आप कंप्रेस डाउन करो ताकि वो इस साइज के अंदर आ जाए, या इमेजेस को कम करो, या जो भी करना, मतलब एक जस्ट डिमोन्स्ट्रेटिव। अंडरस्टूड। तो मैंने यहाँ पर दो तरीके के असर्शन देखिए लगा दिए, एक कोड का, एक साइज का। किसके लिए? पूरे पूरे के लिए, जितने भी मैंने बनाए। ओके, एक बार रन करके देखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट। तो अभी भी रिजल्ट में फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? अब देखते हैं क्यों फेल हो रहा है। साइज असर्शन की वजह से फेल हो रहा है। साइज में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि रिजल्ट वाज रॉन्ग साइज, इट वाज कितने बाइट आ रहे हैं, इतने बाइट आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 400 बाइट और वो रिजल्ट में 17,555 बाइट्स का डाटा आ रहा है। इस तरीके से आप इसके अंदर वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज फर्स्ट लेक्चर अभी में इतना रखते हैं, इतनी चीज़ को एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा।